और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर चर्चा करते नजर आए। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बहराइच, फिरोजाबाद जैसे छोटे जिलों को उनके मंडल मुख्यालयों से ऑक्सीजन आवंटित कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में कोविड अस्पताल बनाने का काम पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि सीएम योगी रोजाना अधिकारियों के साथ मीटिंग करके प्रदेश के हालातों का जायजा लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित और इसी वजह से भौतिक तौर पर वो बैठकें नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से हर रोज उनकी बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी ने आज टीम 11 के साथ एक बार फिर से मीटिंग की है और प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत बार बार सामने आ रही थी, मरीजों को भी इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्रीय स्तर पर ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, लेकिन इसके लिए कड़े इंतजाम भी करने होंगे। और अब बात करेंगे वीकेंड लॉकडाउन की। जी हां, उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार और रविवार को हर गली और मोहल्ले में सफाई के साथ सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। कूड़ा उठाने वाले वाहनों के माध्यम से कोरोना संक्रमण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नगर पालिकाओं में बने कंट्रोल रूम में सैनिटाइजेशन, सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए आने वाली शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि फ्रंट लाइन कर्मियों का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस वीकेंड लॉकडाउन का मकसद ही यही है कि सैनिटाइजेशन पूरी तरह से हो और जितने भी लोग हैं वो अपने घर पर ही निकले। जरूरी हो तभी घर से बाहर आएं, अन्यथा आपको घर पर ही रहना है। सार्वजनिक वाहन राज्य द्वारा संचालित 50% की क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। कंट्रोल रूम में शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, पहले से भी ज्यादा सख्ती उनके खिलाफ की जाएगी। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना होगा। शादी विवाह के कार्यक्रम खुली जगह में होंगे और 100 और बंद जगह में 50 लोगों की इजाजत होगी। यानी कि खुली जगह में करते हैं तो 100 लोग, बंद जगह में आयोजन होता है तो 50 लोग। चिकित्सा संबंधित सेवाएं जो कि इस वक्त प्राथमिक तौर पर इसे महत्ता दी गई है वो जारी रहेंगी। औद्योगिक इकाइयां भी इस दौरान खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए मंगलवार को योगी सरकार ने साप्ताहिक तालाबंदी का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत बीती रात 8 बजे से हो चुकी है। यह लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 7 बजे तक चलेगा और 8 तस्वीरें भी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का क्या कुछ नजारा अलग अलग शहरों में देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले से चला आ रहा नाइट कर्फ्यू आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में हम आपको प्रदेश में कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति कैसी है तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है जितना हो सके खुद को घर पर आइसोलेट करके रखें। जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। चिकित्सकीय संबंधित अगर किसी भी तरह का परामर्श हो तो फोन के जरिए इसका निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में वीकेंड का लॉकडाउन काफी सख्त कर दिया गया है। तो तमाम तस्वीरें अलग अलग शहरों से आई है। राजधानी लखनऊ से भी, प्रयागराज से भी, तमाम जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। और वीकेंड लॉकडाउन का मकसद ये है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और इस दौरान सफाई जरूर कराई जाए। गली मोहल्लों में और सड़कों पर भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है जहां पर आवाजाही लोगों की बरकरार होती है। खबर मथुरा से है, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने ऑक्सीजन की भारी कमी और ऑक्सीजन बेचने वालों की ओर से ब्लैक में दिए जा रही ऑक्सीजन और ब्लैक में ना खरीदने पर मना करने से गुस्साए एम्बुलेंस एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों एम्बुलेंस चालकों ने होली गेट पर अपनी एम्बुलेंस से जाम लगा दिया। इन सभी एम्बुलेंस चालकों में ऑक्सीजन बेचने वाले लोगों के खिलाफ भारी आक्रोश था। होली गेट चौराहे पर एम्बुलेंस का जमावड़ा की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने एम्बुलेंस चालकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके आक्रोश के आगे पुलिस की एक न चली। मौके पर एसडीएम रामदत्त राम पहुंचे। यहां उन्होंने एम्बुलेंस चालकों को समझाते हुए अधीनस्थों को विभिन्न माध्यमों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो ये न सिर्फ मथुरा का हाल है बल्कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सांसों का आपातकाल है, लेकिन कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। मानवता को शर्मसार भी कई बार इस तरह की खबरें कर देती हैं कि किसी की जिंदगी जा रही है, लेकिन ऐसे में भी कुछ मुनाफाखोर होते हैं जो सौदा करने की फिराक में होते हैं। और एम्बुलेंस चालकों में इसी बात का आक्रोश भी था कि किस तरह से सांसों का आपातकाल है, मरीज दम तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। एम्बुलेंस से जाम कर दिया उन्होंने होली गेट पर, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और इन्हें समझाने की कोशिश की।
लेने गए सर, सुबह से गाड़ियां वहाँ खड़ी हैं, 4 दिन से आ रहे हैं। और जो डीलर साहब हैं उन्होंने ये बोल दिया है आप जाइए डीएम साहब से परमिशन लेके आइए, पर्याप्त मात्रा से डीएम साहब से दोनों से लेके आइए, तभी ऑक्सीजन मिल पाएगी आप लोगों को। सूचना मिली थी कि कुछ एम्बुलेंस को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही है। अस्पताल आने के बाद एक पता चला कि जो उनको यूनिवर्सल गैस जो है दिखाने के पास वहाँ से उपलब्ध होगी, तो उनको डायरेक्शन दे दिया गया। वहाँ हमारा जो है डॉक्टर बैठे हुए उसके वाले औषधि वाले गौरी शंकर, वो उनको बता दिया गया और उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे पहले कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है तत्काल उपलब्ध कराया जाए। ये जांच प्रतिशत वाला क्या है, लेकिन ये जांच इसमें होगा, लेकिन पहले जो है ऑक्सीजन तत्काल उपलब्ध हो जाए इसकी व्यवस्था की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस वक्त देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची हुई है। लगभग सभी राज्यों में बाजार में इसकी कमी बरकरार है। लोग 2 से 3 गुना कीमत देकर भी इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हैं। इस बीच मरीजों की उखड़ती सांस को बचाने के लिए रेमडेसिविर के विकल्प के रूप में एक ऐसे इंजेक्शन की चर्चा भी है बाजार में जो मात्र 10 रुपए में उपलब्ध है और दावा किया जा रहा है कि यह इंजेक्शन 24 घंटे में ऑक्सीजन लेवल ठीक करने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का एक मामला सामने आया है। बाराबंकी पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से डेसरेम इंजेक्शन की 6 शीशियां बरामद की हैं। आमतौर पर इस एक इंजेक्शन की कीमत 3800 रुपए है, लेकिन आरोपित व्यक्ति इस इंजेक्शन को 11,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने इस बात की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। जनपद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन जीवन रक्षक औषधियों और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी क्रम में आज एक व्यक्ति 6 डेसरेम इंजेक्शन बेच रहा था, जो 4800 रुपये उसकी कीमत है और 11,000 रुपये में बेच रहा था। उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने एक बार फिर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर घर पर हुए आइसोलेट लोगों को प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। और कुछ क्या कहा सांसद ने, आपको सुनाते हैं। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं
कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार बचाव और इलाज के संसाधन जुटाने में लगी है और उसी तेजी से मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,238 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 199 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 2,97,048 तक पहुंच गई है। 2,97,048 यानी कि जो कुल आंकड़ा है वो 3 लाख को टच करने को आतुर है। 17 अप्रैल से हम आपको ग्राफ दिखाते जा रहे हैं। 17 अप्रैल से लेकर आज की तारीख तक के तमाम ग्राफ सामने आए हैं। 22 अप्रैल 23 अप्रैल को देखिए कितनी संख्या में वृद्धि हो गई है। और अब एक्टिव केस की बात करें तो 2,97,048 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं, यानी बहुत मुमकिन है कि कल ही ये जो आंकड़ा है वो 3 लाख का भी जो एक फिगर है वो टच कर सकता है। पिछले 24 घंटे में 195 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है और मौत का आंकड़ा भी प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, जिंदगियों के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी लीलता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संभल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मनाक हैं, जहां एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के शव लेने के लिए घंटों अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपए की मांग करता रहा। कई घंटों के इंतजार और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को शव सौंप दिया। एशियन हसीना बेगम अस्पताल को L2 अस्पताल कोविड मरीजों के लिए अधिकृत किया गया है। उसके बाद भी इस तरह की खबरें सरकारी सिस्टम पर काफी सवाल खड़े करती हैं। कर लिया और एक को आईसीयू में और एक को वार्ड में रख दिया और ये भी नहीं पता कौन से उसमें रखा। तो मैं उसके बाद मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखेगा, स्टाफ भी नहीं आया, न दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाना खाना देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा, उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। कोविड था तो भर्ती किया गया था। उसका दवाइयाँ, फादर की भी दवाइयाँ नहीं चल रही थी, आईसीयू में एक दिन स्किप हो जाता था पूरा। और उसके बाद क्या कहते हैं अब जाके जहाँ अब डेथ हो, पापा को डिस्चार्ज कर लिया, साइन करवा लिया पेपर पे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं गुजरता। पापा को प्रॉब्लम हुई, पापा सुबह आए तो सुबह पापा बहुत देखते, भैया आया भैया चिल्लाता था, डॉक्टर ही नहीं था। तो उसके बाद क्या कहते हैं उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिया कि दूसरे हॉस्पिटल की वहाँ चले और अपन यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे वो, क्योंकि मिलना नहीं था। नहीं, इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया। ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने पर पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपए इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। यूपी में सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के हैं। इसी बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि यूपी में प्रतिदिन 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर रहने वाला है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 25 अप्रैल के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ गिरेगा और इसके बाद 17 मई तक स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी। की गति बढ़ने की बहुत अधिक है पिछली बार की अपेक्षा में।
और इसका मुख्य कारण है कि एक पैरामीटर जिसको हम कॉन्टैक्ट रेट कहते हैं, जो ये नापता है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितने अन्य लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये जब पहली पीक आई थी सितंबर में, तब उस समय इसकी वैल्यू काफ़ी कम थी। तब एक संक्रमित व्यक्ति 7 दिन में एक और व्यक्ति को संक्रमित कर रहा था। इस समय इसी पैरामीटर की वैल्यू इस प्रकार की है कि एक संक्रमित व्यक्ति 3 दिन से कम में एक और को संक्रमित कर रहा है। तो काफ़ी बड़ी भी इसकी वैल्यू है। उसका कारण यह है कि लोग काफ़ी आपस में मिल रहे हैं, जबकि पिछली बार लॉकडाउन का इफेक्ट था। तो इसकी वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है और भारत में हमारे मॉडल के अनुसार 20 से 25 अप्रैल तक ये बढ़ेगा और उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं जिला संत कबीर नगर में एसपी ने भारी पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मचारी समेत जायजा लिया। सभी जगहों पर पैदल गश्त की, साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद से चारों तरफ नजर रखी गई। इसके अलावा लोगों को महामारी से बचाने के लिए मास्क, ग्लव्स पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। शासन के निर्देशों के अनुरूप जो है हमारे जनपद में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। जनता के सभी लोग, मीडिया के सभी लोग सभी सहयोग कर रहे हैं। सभी के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा हो रहा है और इसके कारण जो हमें देखने में मिल रहा है कि अति आवश्यक कार्यों से ही लोग निकल रहे हैं। जो भी निकल रहे हैं मास्क के साथ निकल रहे हैं। लोगों से यही लगातार अपील है कि अनावश्यक न निकले और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें ताकि कोरोना से जंग की जा सके। अमेठी के गांव चिठुला में कांग्रेस नेता ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। लॉकडाउन के बावजूद भी भारी संख्या में रैली निकाली। दरअसल नेता की पत्नी जामो ब्लॉक से प्रधान पद की उम्मीदवार हैं। ऐसे में नेता अपनी पत्नी का समर्थन करते नजर आए, लेकिन इससे गांव के लोगों में महामारी फैलने का खतरा है। काफी तस्वीरें जो है सवाल निशान भी खड़े करती हैं कि जब आम लोगों के लिए नियम होते हैं तो जनप्रतिनिधि क्यों इन्हें ताक परख देते हैं, बल्कि उन्हें तो एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उभर कर सामने आना चाहिए। लेकिन तस्वीरें ठीक इसके उलट आई। वसीम रिजवी ने वीडियो वायरल करते हुए कोरोना जैसी महामारी से लोगों को सहारा देने की बात कही है। रिजवी ने कहा कि कोई मुर्दत, कोई काफिर, कोई कुरान की जंग में पड़ा है तो पूरा देश इस वक्त कोरोना जैसी आफत को झेल रहा है। बेहतर होगा कि इस वक्त सारी लड़ाइयां भूलकर दूसरे का सहारा बने, लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। मुर्तद, कोई काफिर, कोई मजहब, कोई कुरान की जंग में पड़ा है। पूरा देश इस वक्त कोरोना जैसी वबा को झेल रहा है। कोई अपने घरों में सहमा हुआ बैठा है तो कोई अपनों को खो रहा है। बेहतर होगा कि इस वक्त सारी लड़ाइयां भूलकर दूसरे का सहारा बने, लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। प्रदेश में एक ओर जहां वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ समाज सेवकों ने भूखों के लिए भोजन कराना उचित समझा। हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौशालाओं में जाकर गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था की। उनका कहना है कि कोरोना महामारी का असर जानवरों पर ना पड़ने दिया जाए, नहीं तो स्थिति और अधिक विकराल रूप ले लेगी। इस काम के लिए कई युवाओं ने भागीदारी निभाते हुए गौवंश के लिए चारे का प्रबंध कराया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।